छात्रों सुप्रभात। मैं शेषनाथ वर्मा आप सभी को पुनः यानी आज भी मैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने दो पूर्व के वीडियो में आप लोगों को बताया है शब्द रचना, दूसरे में मैंने बताया था संधि और संधि के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि के प्रकार कितने प्रकार की हैं, तो आइए हम जानते हैं। प्रिय छात्रों, मैंने संधि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इस प्रकार से आपने जाना कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, ये इसको हम डिटेल्स में यहाँ जान लेते हैं। तो जान लेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उस विकार या परिवर्तन को ही हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। क्लियर? मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रथम है दीर्घ स्वर संधि, द्वितीय है गुण स्वर संधि, तृतीय है वृद्धि स्वर संधि, चतुर्थ है यण स्वर संधि और पंचम है कौन सी? अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से आपने जाना कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आगे हम विस्तृत जानकारी कर लेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। आज आप लोगों को मैं डिटेल्स में यानी सविस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। अतः प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आज हम सविस्तार पूर्वक दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो स्वर संधि का प्रथम भाग है। आइए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ जो है, दीर्घ का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। अब बड़ा क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि बड़ा क्या होता है। तो दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। अब बड़ा क्या होता है, इसको हम जान लेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। इस चार्ट के द्वारा आप समझ जाएंगे कि बड़ा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको जब मैंने वर्णमाला पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, उसमें 2 पार्ट्स होता है, एक स्वर का और एक व्यंजन का। व्यंजन 3 प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। जिसमें ह्रस्व का मैंने जिक्र पुनः कर रहा हूं, ये है ह्रस्व वर्ण और छोटी ई, उसके बाद है छोटा ऊ और री। इनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब इनको जो वृद्धि की बात हो रही है, जो संधि के अंतर्गत दीर्घ की बात हो रही है, जो मैंने बड़ा लिखा हुआ है, ये बड़ा का मतलब है कि जब समान वर्ण, 2 समान वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हीं को हम दीर्घ कहते हैं। अर्थात 2 ह्रस्व समान वर्णों के आपस में मेल से हुए विकार को हम दीर्घ के नाम से जानते हैं। अर्थात अह्रस्व है और इधर भी ह्रस्व है, 2 ह्रस्व आपस में जब मिल रहे हैं तो एक विकार उत्पन्न कर रहे हैं, एक नया सृजन कर रहे हैं वर्ण को, जिसका नाम आ है।
इस प्रकार से हमने जाना कि दो ह्रस्व अ मिलकर के एक नया वर्ण बनाया जिसको हम आ के नाम से जान गए। उसी तरीके से जो छोटी ई है, इस छोटी ई के साथ जब छोटी ई मिल करती है तो नया जो ई बनती है उसका नाम होता है बड़ी ई। उसी प्रकार से छोटाऊ है और छोटाऊ के साथ जब छोटाऊ का मेल होता है तो नया वर्ण बनता है जिसको हम बड़ा ऊ के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से री है और री के साथ पुनः जब समान वर्ण री का मेल होता है तो बड़ी री की रचना होती है और इसको हम ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार से ये चार ह्रस्व वर्ण हैं और इधर के चार दीर्घ वर्ण हैं जिनको हम संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर के नाम से भी जानेंगे और इन्हीं चारों वर्णों का यहाँ सृजन शब्दों के साथ कैसे होगा उसका चमत्कार हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे हम इस री का प्रयोग हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। ये है परिभाषा लिखा गया है। अब परिभाषा क्या होता है तो जान लेंगे कि परिभाषा किसे कहते हैं। दो ह्रस्व स्वरों के, दो समान ह्रस्व स्वरों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दो समान ह्रस्व स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं, जैसा कि ये चार्ट बता रहा है। आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण और उदाहरण पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है ये वर्ण कैसे बनते हैं। देख लेंगे। पहला उदाहरण है पहला मैं दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ले रहा हूं। जो शब्द है क्रम, क्या है? पहला शब्द है क्रम और दूसरा शब्द है अनुसार। क्या है? अनुसार। इस प्रकार से ये दो शब्द हो गए। इन दोनों को संधि के नियमानुसार हम मिल कराएंगे और मिल करा करके एक नया शब्द का रचना करेंगे। एक नए शब्द को जैसे हम रचेंगे देखते हैं इन दोनों के मेल से कौन सा शब्द बन रहा है। आइए देख रहे हैं। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा क्रम। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अ जुड़ा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन साथ में तो है, उसको हम अलग कर देंगे ऐसे। और इसकी जब अलगाव करेंगे तो इस म में जो छुपा हुआ है इसको मैंने अलग कर दिया। इस प्रकार से यह म जो है अधूरा हो गया और इसको हम हलंत युक्त कर लेंगे। आगे हम जो दूसरा शब्द है इसमें से भी हम अलग करेंगे प्रथम वर्ण को जो अ के रूप में लिखा गया है और जो शब्दांश है उसको हम इधर बैक साइड में लिख देंगे और ये हो जाएगा अनुसार। प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों हर्षों का सेम देखेंगे। फर्स्ट सूत्र में दिखाया गया है अ और अ के मिलने से आ बनता है जो दीर्घ स्वर संधि का नियम है। अतः उसी नियम पर हम इस शब्द को दोनों को योग करेंगे, जोड़ेंगे और इन दोनों शब्दों में संधि करा देंगे तो अ और अ की मिलने से बन जाएगा आ। और जो शब्दांश है द्वितीय का उसको हम लिख लेंगे नुसार और प्रथम वाला जो शब्दांश है उसको हम लिख लेंगे क्रम। अब संधि का नियम ये है कि प्रथम शब्दांश में जो विकारित वर्ण बना होता है उसको हम योग कराते हैं। अतः इन दोनों का हम सर्वप्रथम योग कराएंगे तो ये बन जाएगा क्रम। ये हलंत हट करके ए आ जाएगा, आ जब जोड़ेगा तो बन जाएगा क्रमा, बन गया। अब इसके साथ जो द्वितीय शब्दांश है इसको भी हम पुनः जो है इसमें
ऐड करा देंगे अर्थात जोड़ करा देंगे और बनाएंगे, शब्द बन जाएगा। नया जो शब्द बना वो बना क्रमानुसार। क्या बना? क्रमानुसार। शब्द एक नया बन गया, यानी क्रम और अनुसार दोनों शब्द अलग अलग थे। इन दोनों ने संधि के नियमानुसार अपने आप को जोड़ा और जोड़ करके नया शब्द बनाया क्रमानुसार। आइए देखते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द हम उठाते हैं, देखेंगे कौन सा हम लेंगे। तो इसमें हम संधि के दीर्घ स्वर संधि के नियम को लगाएंगे और शब्द ले रहा हूं अति और इव। क्या है? पहला शब्द है अति, जो अधिकता को इंडिकेट करता है, बताता है। और एक शब्द है इव, जैसे। संस्कृत के दोनों शब्द हैं और इन दोनों संस्कृत के शब्दों से हम एक नया शब्द बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे हम बना रहे हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को हम अलग करेंगे। जो त है, त के साथ ई का मात्रा लगा हुआ है अर्थात ई मात्रा के रूप में है, उसे हम अलग कर देंगे और उसको स्वतंत्र करके हम ई लिख लेंगे। जब ई निकल जाएगा त हलंत युक्त हो जाएगा। और इधर हम इस शब्दांश से प्रथम वर्ण को ले लेंगे। तो प्रथम वर्ण है ई और द्वितीय जो शब्दांश है वो है व। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच दीर्घ स्वर संधि के नियम को लगाएंगे। और दीर्घ स्वर संधि के नियम जो अभी मैंने पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि दो समान ई मिलेंगी अर्थात समान वर्ण मिलेंगे तो अपने आप का एक नया विकार बनाएंगे, जो इसको हम बड़ी के नाम से जानते हैं। ये दोनों मिलकर के दो छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएंगी। और हम इसके जस्ट बगल में जो द्वितीय शब्द का शब्दांश है उसको हम लिख लेंगे और आगे इसके जो प्रथम शब्द का शब्दांश है उसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। और पुनः हम इन सारे शब्दांशों को एक साथ जोड़ेंगे संधि के नियमानुसार। प्रथम शब्द के साथ जो विकार आया हुआ होता है, जो रचित होता है, उस वर्ण को हम ऐड करते हैं अर्थात बन जाएगा ये क्या? त के साथ बड़ी की मात्रा लग जाएगी अति, और ये भी जोड़ दीजिए या इसको ऐसे ही लिख लीजिए। और जो है अब जो द्वितीय शब्दांश है उसको यहाँ पर लिख करके जोड़ लीजिए और ये बन जाएगा नया शब्द आपके सामने आ गया अतीव। क्या बना? अतीव। अर्थात जो दो शब्द थे अति और ईव वो बन गए अतीव। इस प्रकार से आपने देखा कि एक नया शब्द का हमने रचना कर लिया। आगे देखते हैं एक और शब्द और उसके बाद से क्लियर हो जाएगा आपकी संधि। इसमें मैं लेता हूं दूसरा जो शब्द है, दो शब्द मैं उठाता हूं। ये है भानु। क्या है? भानु, जो सूर्य को संकेतित करता है। और ये होता है उदय, जो एक क्रिया शब्द है, उगना अथवा निकलना, इसका अर्थ होता है। तो सूर्य और निकलना दो अलग अलग अर्थ देने वाले दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों में हम संधि करा रहे हैं और देखेंगे कि नया शब्द क्या बन रहा है। तो यहां पर शब्द बन रहा है भान। भान हो गया और इसमें से हमने जो अंतिम वर्ण है उ को अलग कर दिया। जो द्वितीय शब्द है इसको इससे भी हम प्रथम वर्ण को अलग करेंगे जो उ है। और जो द्वितीय शब्द का शब्दांश है दय, इसको हम इस साइड में लिख लेंगे। अब संधि के तृतीय दीर्घ स्वर संधि के तृतीय नियमानुसार छोटा उ और छोटा उ अर्थात दो समान जब ह्रस्व स्वर मिलेंगे तो एक अपने ही स्वरूप का दीर्घ का निर्माण करेंगे। तो ये दीर्घ का निर्माण किए बड़ाऊ के रूप में। और इसके जस्ट बगल में जो द्वितीय शब्दांश है उसको हम लिख लेंगे दय और इसके आगे लिखेंगे जो प्रथम शब्दांश का अंश बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे भान। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये शब्दांश तीनों बन गए। अब इन तीनों शब्दांशों को हम एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके बनाएंगे भान और उ को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये भा और न हो गया ये हलंत हट जाएगा जब ये उ जो है इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद से आपका जो है
जो द्वितीय शब्दांश है उसको वैसे ही हम पुनः उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हम पुनः ऐड करके नया शब्द बना लेंगे, देखते हैं क्या बन पा रहा है। ठीक है, जो भानु है उसको हम भानु ही लिख देंगे और उसके बाद से दय वर्ण को हम जोड़ देंगे और नया शब्द बन जाएगा भानुदय। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें से और यहाँ पर ई दो समान मिली तो बड़ी ई का निर्माण हुआ, और यहाँ पर उ और उ का आपस में संधि करा करके हमें इसका दीर्घ वर्ण प्राप्त हुआ जिसको हम बड़ाऊ के नाम से जानते हैं, और यह बड़ाऊ इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने से शब्द बन गया भानुदय। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों से हमने अंतिम वर्ण को ले लिया और ये अपने दीर्घ स्वरूप को यहाँ सृजित किया, और यह जो सृजित रूप है यह इन दोनों में सृजन किया, जो नया शब्द मिला हमको अतीव। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को सविस्तार पूर्वक मैंने संधि को समझाया और आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।